एक गेम जीतने पर बेशुमार पैसे, लेकिन हारने पर दर्दनाक मौत। सितंबर 2021 नेटफ्लिक्स में एक कोरियन शो रिलीज हुए, स्क्विड गेम सीजन 1। समाज में रहे हारे हुए मजबूर लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाकर उन लोगों को एक गेम के भीतर डाला जाता है, जहां उन लोगों को मल्टीपल चैलेंजेस दिए जाते हैं, जहां जीतने पर हर एक लेवल पे मिलेंगे बेशुमार पैसे। सही है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स मिस्टर बीस्ट के शो में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलते हैं, जहां पर शो जीतने पर जीतने वालों को मिलते हैं बेशुमार पैसे। लेकिन स्क्विड गेम यहाँ पर ही थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जीतने पर तो मिलेंगे बहुत सारे पैसे, लेकिन हारने पर मिलेंगे दर्दनाक मौत। और अब यहाँ पर ये गेम एक डिफरेंट मोड ले लेता है। अब ये बस एक पैसे कमाने का खेल नहीं, बल्कि जिंदा रहने का गेम बन जाता है, जहाँ पर जिंदा रहने के लिए आपको हर एक गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा और उस गेम को जीतना भी होगा। और 2021 नेटफ्लिक्स में रिलीज हुए स्क्विड गेम बस कुछ दिनों में ही द मोस्ट वॉच सीरीज बन जाते हैं और 6 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब जैसे हाईली प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इसे मिलते हैं। लोगों में स्क्विड गेम को लेकर पागलपंती एक बहुत बड़े लेवल पर भी देखने को मिलते हैं। स्क्विड गेम के टीम ने हमेशा इस सीरीज की स्टोरी को काल्पनिक बताते आए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, सच में बहुत सारे लोगों को स्क्विड गेम में दिखाए गए खतरनाक टाइम से भी बदतर टाइम से गुजरना पड़ा था। आज इस वीडियो में वही दर्दनाक सच को इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर ध्यान से देखिए। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। 밤마다 성폭행을 당하면서 생활했었고 있습니다. Thousands were enslaved, raped, brutally bashed, and even killed. 사람 맞아 죽는 것도 나는 신입소대에서 봤고 너무 끔찍한 거였죠. Decades later, victims are still fighting for justice. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोरिया, जो कि 35 साल तक जापान की कंट्रोल में था, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया जाते हैं। एक बार नॉर्थ कोरिया के नाम से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो दूसरा साउथ कोरिया के नाम से सामने आते हैं। लेकिन इन 2 अलग नेशंस फॉर्म होने के बाद से ही सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोवोकेशन से आपस में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में भिड़ जाते हैं। इनफैक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जल्द 1947 से शुरू हुए कोल्ड वॉर का फर्स्ट मेजर प्रॉक्सी वॉर का रूप भी ले लेता है। 25 जून 1950 से लेकर 27 जुलाई 1953 3 साल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच खतरनाक जंग हुए। इस जंग में एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया से मदद मिल रहा था, वही अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस कॉमन साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे। और इस जंग के दौरान दोनों तरफ से ही 2 से लेकर 3 मिलियन सिविलियंस की मौत, मास किलिंग, जेनोसाइड जैसी खबरें भी सामने आए। जंग के बाद साउथ कोरिया जंग में हुए तबाही से रिकवर करने की कोशिश शुरू की, जिसके चलते कई सारे वेलफेयर पॉलिसीज भी लिए गए, स्पेशली फॉर ऑर्फेन्स। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन साल 1960 पार्क चुंग ही, जो कि बाद में कोरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, देश की छवि दुनिया के सामने बेहतरीन रूप से दिखाने के लिए ये ऐलान करते हैं कि देश से उन सभी लोग और कम्युनिटी की पूरी तरह से सफाया किए जाएंगे जो कि गरीबी, भूखमरी, एक डिसबैलेंस सोसाइटी को दर्शाता है। और इस पॉलिसी के चलते शहर में रहे सभी वैगाबॉन्ड्स, माइग्रेंट्स का सफाया करना शुरू हुए। और साल 1960 आते आते देश की कई सारे मेजर सिटीज में वैग्रेंट डिटेंशन कैंप सेटअप की गए। साल 1975 कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टिव नंबर 410।
इस डायरेक्टिव में शहर में रहे आवारा, गरीब, मजबूर, लाचार लोगों को एक हेल्दी एंड क्लीन सोसाइटी फॉर्म करने के बीच का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बताए गए। और सड़क में रहे जानवर की तरह इन सभी वैगाबंड्स को स्पेशली म्युनिसिपैलिटी एरिया से कंप्लीटली हटाने के लिए वैगाबंड पुलिस पेट्रोल टीम फॉर्म की गई, जो कि घूम घूम के ये चेक करेंगे कि शहर में कोई भी भिखारी आवारा रह रहे हैं या फिर घूम फिर रहे हैं या नहीं। मिलने पर सोशल वेलफेयर के नाम पर उन सभी लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता था। जैसे कि बुशन शहर में ही ऐसे ही बहुत सारे वैग्रेंट, ऑर्फन, अबंडन, डिसेबल लोगों को अरेस्ट किए जाने लगे। औरतों और सड़क में पड़े रहे गरीब बच्चों को उनके माँ बाप की इजाजत के बिना ही अरेस्ट किया जाता था और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। पूरी साउथ कोरिया में टोटल 36 डिटेंशन कैंप सेटअप की गए और बुशन शहर में स्थित गमनडोंग में साल 1960 को ओपन किए गए द बिगेस्ट डिटेंशन कैंप ब्रदर्स होम। और इसी बीच 1988 सियोल ओलंपिक सामने आ जाते हैं। प्रेसिडेंट चुन डू वन प्राइम मिनिस्टर नाम डूकू को ऑर्डर देते हैं सियोल ओलंपिक के पहले देश की सभी सड़कें पूरी तरह से वैग्रेंट, बेगर्स, डिसेबल्ड, ऑर्फन लोगों से मुक्त होना चाहिए। 전 제 할아버지가 학살자라고 생각합니다. 그리고 그는 저희의 나라를 지킨 영웅이 아니라 범죄자일 뿐입니다. His name is Chun Doo-hwan. He's the grandson of former South Korean President Chun Doo-hwan, a notorious dictator who seized power through a military coup in 1979 and served as president from 1980 to 1988. इसके चलते मास अरेस्ट बढ़ने लगे और साथ ही साथ डिटेंशन कैंप्स के पावर्स भी बढ़ाए गए। अगस्त 1982 कांग नाम के एक शख्स ब्रदर्स होम के अगेंस्ट पिटीशन दाखिल करते हैं और ब्रदर्स होम में रहते वक्त उनके भाई के ऊपर हुए फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने की मांग भी करते हैं। केस आते हैं बुसन बुकबू पुलिस स्टेशन में। पुलिस कांग और पार्क इन ग्यू, जो कि उस समय के ब्रदर्स होम के डायरेक्टर थे, उन दोनों की मीटिंग फिक्स की, लेकिन पार्क इन ग्यू कांग के खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस की केस दायर किए, जिसके चलते कांग को ही 8 महीने की सजा मिले। साल 1986 एक र्यूमर सामने आते हैं कि कुछ लेबर्स उल्जू काउंटी के माउंटेन के ऊपर पेड़ करते वक्त ब्रदर्स होम्स के गार्ड्स के द्वारा टॉर्चर हो रहे थे और उन सभी गार्ड्स हथियार से लैस थे। एक वेलफेयर कैंप के गार्ड्स आखिर क्यों आधुनिक हथियार से लैस होंगे? 1986 दिसंबर महीने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस ऑफ उल्सान की प्रोसिक्यूटर किम योंग योंग पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किए और डिस्कवर किए कि ब्रदर्स होम के डायरेक्टर पार्क इन ग्यू फुल फ्लेजेडली फोर्स लेबर ऑपरेट कर रहे थे। 16 जनवरी 1987 किम बुसन में स्थित ब्रदर्स होम की मेन सेंटर में एक फुल स्केल सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किए और एक ह्यूज लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस की इंसिडेंट सामने आए और एक बैंक डिपॉजिट वर्थ ऑफ 2 बिलियन वॉन भी डायरेक्टर की सेफ में मिले। साल 2020 कुकमिन इल्बो एक रिपोर्ट सामने लाते हैं कि ब्रदर्स होम के डायरेक्टर पार्क इन ग्यू खुद अपने हाथों से ही लोगों को टॉर्चर करते थे और इस रिपोर्ट के मुताबिक पार्क इन ग्यू खुद अपने हाथों से ही 40 से लेकर 50 लोगों को मारे थे। सेंटर में आर्मी लाइक चेन ऑर्डर था, जहां सेंटर में रहे इनमेट्स को ग्रुप या फिर प्लेटून में भाग किया जाता था और उन्हीं इनमेट से ही कमांडर या फिर लीडर चुना जाता था। इन सभी प्लेटून्स को कई कबार आपस में ही भिड़ा दिया जाता था और कभी कभार किसी एक मेंबर की छोटी सी मिस्टेक के लिए पूरी प्लेटून के ऊपर ही टॉर्चर किया जाता था। All of you, stop this. I'm scared. We are all gonna die in here. Stop this madness. इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, होम में आए बिजनेस पार्टनर्स, इंटरनेशनल गेस्ट के लिए उन लोगों को कई सारे खेल में भी हिस्सा लेकर उन गेस्ट को एंटरटेन करना पड़ता था। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक होम में रहे लोगों को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी दिए जाते थे। साल 1987 द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन की, जिसके मुताबिक 5 जुलाई 1975 से लेकर जनवरी 1987 के बीच टोटल 513 लोग इस होम के अंदर मारे गए। इनफैक्ट साल 2016 DW के मुताबिक पिछले 20 साल में टोटल 516 लोग इस होम के अंदर मारे गए। पार्क इन ग्यू को 2.5 साल के सजा होते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ करप्शन के चार्ज में। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चार्ज में कोई भी सजा नहीं होते और ब्रदर्स होम में हुए टॉर्चर्स का कोई भी जस्टिस अभी तक भी किसी को नहीं मिले। अगर आप लोग स्क्विड गेम देखे होंगे तो फिर इस वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे कि उस सीरीज की स्टोरी और इस रियल इंसिडेंट्स के बीच कितना सिमिलरिटीज है।
इनफैक्ट स्क्विड गेम सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनिंग वेब सीरीज नहीं है, बल्कि ये बयान करते हैं कि किस तरह से कैपिटलिज्म लोगों को पैसों के सामने लाचार और बेबस बना देते हैं, और लोग जितना लाचार और बेबस होंगे कैपिटलिस्ट का पावर उतना ही बढ़ेंगे। ये सीरीज हमारी इकोनॉमिकली डिसबैलेंस समाज को दर्शाता है। ये दिखाता है किस तरह से अमीर अपने पैसे की जोर में गरीबों की मजबूरी का फायदा लूटते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसी की वजह से हर कोई देश के आम नागरिक इस सीरीज में हो रहे लोगों की डर के साथ अपना डर, खुशियों के साथ अपना खुशी, दर्द के साथ अपना दर्द को रिलेट कर पाए, और इसीलिए ये सीरीज ग्लोबली इतना सक्सेसफुल बने। तो फिर आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक स्क्विड गेम नहीं देखे जरूर देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इजीली समझ पाएंगे कि कितने चालाकी से डायरेक्टर ने एक सच्ची घटनाओं को फिक्शनल स्टोरी के मोड में पूरी दुनिया के सामने पेश किए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और आप चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।